Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. आज आगे बढ़ने से पहले I would like to share a little information about myself. So I have been in this journey for 5 years now and my score was consistently 66 or 67. It has been consistently this for first 3 attempts of mine. लेकिन उसके बाद it has jumped to 87 in my fourth attempt, that is 2023. And if you know, ये जनरल कट ऑफ से 12 मार्क्स ज़्यादा है. ठीक है. एंड देन 99, अराउंड 99 ऑफ कोर्स, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच करने के बाद दिस स्कोर इज़ देयर इन 2024. आई गेव मेंस 2024. आई वांटेड टू शेयर दिस टू टेल यू पीपल कि जो भी चीज़ें हैव हेल्प्ड मी, जो भी इंसाइट्स, स्ट्रैटेजीज या लर्निंग मेथड्स हैव हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई स्कोर टू दिस, आई कीप टेलिंग एंड शेयरिंग. जो भी चीज़ आई कैन टेल यू लेक्चर के बीच में, है ना, या फिर किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन के कंटेंट में, तो जो भी चीज़ें आती हैं आई कीप शेयरिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज दिस चैनल्स पर्पस इज़ कि आप सब तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई जाएं जिन चीज़ों की वजह से वी हैव बिन एबल टू गेट आउट ऑफ दिस प्रीलिम्स लूप. ठीक है. एंड वी नो कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों जिनके ओनर्स ने कई बार क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, दे डू दे डू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई एग्री, लेकिन दे डोंट टेल यू what really helps you in improving your score. ठीक है. एंड गेटिंग यू आउट ऑफ द प्रीलिम्स लूप. इसके अलावा जो मेजर पार्ट है या फिर जो प्रॉपर गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें फुल फ्लेजेड वे में वी हैव प्रोवाइडेड इन आवर कोर्सेज. ओके. तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आई टेल व्हेन आई शेयर अबाउट द कोर्सेज. बट येस, आई हैड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन ताकि यू वुड नो that whatever I keep sharing in this lecture, yeah, these things have helped me in making this change. ठीक है. Which means a lot for any UP aspirant, I'm sure. All right. So this was all about my UPSC journey in case of scores. So back to the series. We are doing polity right now. This is day 8. एंड कल तक हमने फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन काफ़ी कंप्लीट किए थे. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे सिंस फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीलिम्स में आ चुके हैं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग सीरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अभी पार्ट 3 है, इसके काफ़ी और पार्ट्स आएंगे. प्रोसीडिंग विद द लेक्चर. Yes, please subscribe to our channel if you're liking this series and any of our initiatives, because उसी से हमें पता चलता है कि we are on the right path and we'll continue providing you a lot better content with time. Okay. और आपको कुछ भी addition या improvement चाहिए तो do let us know in the comment section. I'll try my best कि उसको भी incorporate किया जा सके from next time. ठीक है. ठीक है. तो ये है topic. चलो. ओके. नाउ कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में भी आई हैव गिवन दिस टेबल पीडीएफ में, क्योंकि दिस टेबल इज समथिंग. एंड येस, जो भी जिसने भी कल और परसों का लेक्चर देखा है, आई एम श्योर उसने ये नोटिस कर लिया होगा अभी तक कि इसी टेबल से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के हैं वो सॉल्व हो जा रहे हैं. ठीक है. तो ये टेबल आपको बुक में मिल जाएगा. ये बुक का स्क्रीनशॉट है. ऑल्सो आई गिव ओनली सीधा सीधा मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई गिव बुक से ही स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, सीधा बुक से ही क्वेश्चन आया है और वहीं से सॉल्व हो जा रहा है. तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा करंट के पीछे नहीं भागना है पॉलिटी में. ठीक है. पॉलिटी में नहीं भागना है एटलीस्ट. ओके. चलो. हाँ, तो आप कुछ ना करो अगर फंडामेंटल राइट्स में, तो ये टेबल ज़रूर कर लेना. बिकॉज अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई एम श्योर 3 से 4 क्वेश्चन इस टेबल से सॉल्व हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के. ठीक है. और आई शो यू, इनफैक्ट अभी देखते हैं आज के क्वेश्चंस में भी आप देखना. ठीक है. तो हाँ, आई टोल्ड कि एक बार फिर से बता देती हूँ, जो कीवर्ड है आर्टिकल का वो आपको याद रखना है ताकि आपको उस आर्टिकल का मेन मोटिव पता हो कि उसमें क्या है. ठीक है. जैसे कि 15 में देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. देन 17 में यू हैव अनटचेबिलिटी. तो इस तरह से हर आर्टिकल का कीवर्ड आपको याद रखना है. ऑल राइट. अच्छा, एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, इनफैक्ट आज के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ये जो कैटेगरी होता है ना आर्टिकल, सॉरी, राइट का, फंडामेंटल राइट का, ये आपको याद रखना है कि इस कैटेगरी में कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं.
ओके, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। तो जैसे राइट टू इक्वालिटी है, तो इसमें 14 से लेके 18 तक आर्टिकल है। इस तरह से आपको हर कैटेगरी के लिए याद रखना है, ठीक है। जैसे एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 आर्टिकल्स हैं। जैसे, और हाँ, इसमें जैसे आई टोल्ड यू येस्टरडे कि आपको ये कैसे बिल्कुल रट लेना है क्लियरली कि 24 में चाइल्ड लेबर बस मेंशन्ड है और 23 में फोर्स्ड लेबर मेंशन्ड है, ठीक है, अलॉन्ग विथ ट्रैफिकिंग। तो ये डिस्टिंक्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको आप रट लो बढ़िया से। ओके, ठीक है। फिर ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें 25 to 28 है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें आई टोल्ड यू द डिफरेंस कैसे याद रखना है। फिर वी हैव 32, ठीक है। तो 32 में एवरीबडी नोज कि क्या है, इसमें हमारे रिट्स हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। 31 आई टोल्ड येस्टरडे ऑल्सो कि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन अब ये रिपील हो गया है और ये 300 ए में चला गया है, एंड इट इज़ नाउ अ लीगल राइट, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर। देखो, आई टोल्ड यू सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो राइट टू इक्वलिटी एक कैटेगरी है फंडामेंटल राइट की, उसमें कौन से आर्टिकल्स हमने देखे थे, एक बार और दिखा देती हूँ, रुक। ओके, 14 to 18, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शंस में है। ओके, यस, इट इज ऑप्शन सी। तो सी, सीधा क्वेश्चन था उस टेबल से। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये कीवर्ड लग रहा है क्या, अब भी मेंशन किया था मैंने उस टेबल में। ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 भी बोल दिया उसने, लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर। नाउ अगेन ये यही पूछ रहा है कि ये जो राइट है, ये जो आर्टिकल है, ये किस कैटेगरी में आता है इन सब की, इन सब में, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कौन सा था, 23 एंड 24, है ना, टेबल में ही है ये सब। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, नो। राइट टू इक्वालिटी, यस, ठीक है। चलो, आगे बढ़े। तो ये हमारे ये जो 2 क्वेश्चन है, ये किससे, ये एक ही कैटेगरी के राइट से आए हैं, विच इज राइट टू इक्वालिटी। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ओके, तो रूल ऑफ लॉ, अब इसके ऑप्शंस में एक बार पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा हम देखेंगे एंड देन वील कम टू द आंसर, ठीक है। चलो, तो लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। इसके फीचर्स, लेट्स सी, रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, देखो, सबसे पहले तो ये कि रूल ऑफ लॉ इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 14, है ना। एंड ये इसकी जो मेन लाइन है वो क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। चलो, इससे कितने ऑप्शंस करेक्ट हो जा रहे हैं हमारे, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सीधा सीधा करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो 2 तो है, तो ये एलिमिनेट हो गया, है ना। फिर हमारा बी, सी या डी में से कोई एक आंसर है ना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जब वो ये बोल रहा है ना, देखो, स्टेट शैल नॉट डिनाई, मतलब वो स्टेट की पावर को लिमिट कर रहा है ना। और दूसरा कि वो स्टेट को बोल रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए कि यू विल प्रोटेक्ट ऑल द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड यू विल प्रोटेक्ट द लॉज इक्वली। तो वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है ना, टुवर्ड्स द पीपल। तो देखो, उससे हमारा लिमिटेशन ऑफ पावर भी सही हो गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो हमने तो कुछ और पढ़ा है अभी, वी हैव रेड कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द पीपल, बिकॉज दे हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स, है ना। चलो, तो ये गलत हो गया, दैट मीन्स कि थर्ड वाला नहीं है, और अगर थर्ड वाला नहीं है तो ये भी कट जाता है, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1 to 4 एंड 2 4। तो देखो, पहला तो अगर हम फोर्थ को अभी नहीं भी देखते हैं तो कुछ इशू नहीं है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद दीज 2, एंड दोनों में 4 है और इन दोनों में से ही आंसर है ना। तो अगर वी आर श्योर अबाउट 1 and 2, दैट इज लिमिटेशन ऑफ बार और इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर ये दोनों हैं, मतलब हमारा ऐसे ही आंसर आ जा रहा है सी।
और यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो कि यूपीएससी ने भी ये दिमाग में रखा हुआ है कि इस ऑप्शन से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, तो उसने उसमें आपको परेशान करने का सोचा ही नहीं है ना? वो लेकिन फिर अगेन ये भी मैंने पहले बताया है कि वो आपसे बेसिक एक्सपेक्ट करेगा। तो क्योंकि पॉलिटी की बुक में ही मेंशन्ड है कि रूल ऑफ लॉ में लिमिटेशन ऑफ पावर और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट डायरेक्टली मेंशन्ड है कि ये दोनों फीचर हैं इस चीज़ का। तो यूपीएससी इज़ एक्सपेक्टिंग कि आपको ये 2 तो पता हो, ठीक है? लेकिन फिर भी चलो ये ऑप्शन 4 को हम थोड़ा-सा देखते हैं। देखो, तो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ तक तो आ गए थे, राइट? इसके बाद दिस इंश्योर्स कि हमारा सिविल राइट्स वी आर एबल टू एक्सरसाइज बिकॉज़ वी हैव दिस फीचर, ठीक है? नाउ सिविल राइट्स क्या होते हैं? सिविल राइट्स आर दोज एसेंशियल राइट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, फॉर एनी इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? अब इससे क्या कनेक्ट होता है? अगर सिविल राइट्स हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं दैट मीन्स वी हैव लिबर्टी। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? एंड दैट इज हाउ वी हैव ऑप्शन नंबर 4 ऑल्सो एज करेक्ट। सो वी हैव आवर आंसर हियर सी। ऑल राइट, इजी पीजी। चलो ओके, अब रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ी और कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है, ठीक है? जैसा जो हमारा आर्टिकल 14 है, इसमें एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा वी हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये जो फीचर है ये ब्रिटिश है, ठीक है? एक मिनट, आई राइट, ये ब्रिटिश फीचर है और ये किसका फीचर है? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने, ठीक है? चलो अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये क्या क्या बोलता है देखते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उनकी कोई कंडीशन नहीं देखनी है, कौन किस पोजीशन पे है, कितना सफ़र कर रहा है, कितना वेल ऑफ है, हार्डली मैटर्स, ठीक है? यही लिखा है आगे भी, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ एंड देन नो पर्सन वेदर रिच पुअर हाई लो इज अबव द लॉ, ठीक है? तो इसका मतलब बेसिकली यही है सीधा सीधा कि आप बिल्कुल इक्वल ट्रीट किए जाओगे किसी भी लॉ के केस में। देर विल नॉट बी एनी एक्सेप्शन आपकी कंडीशंस के बेसिस पे, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में ये फॉलो होता है? नहीं, नॉट इन एवरी केस, ठीक है? बिकॉज वी हैव सीन कि हम हर उस केस में जहाँ पे हमें एक्सेप्शन देने की नीड है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द लॉज एंड केसेस देर आर एक्सेप्शंस कंसिडरिंग वेरियस कंडीशंस एंड सिचुएशंस ऑफ पीपल, है ना? चलो, तो अब अमेरिकन कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट इज अमेरिकन। तो इसमें क्या क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट उस केस में जब सर्कमस्टांसेस भी उनकी सेम हो। समझ में आ रहा है? इन द प्रिविलेजेस कॉन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज्ड। तो चाहे हम प्रिविलेजेस दे रहे हों या हम लाइबिलिटीज लगा रहे हों, हम दोनों केसेस में देखेंगे कि ये चीज़ जिस पे भी अप्लाई हो रही है उनकी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस इक्वल हों, सेम हो। ओके, चलो फिर इसके बाद वो क्या बोलता है? सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, अगेन रेपिटेशन ऑफ दैट थिंग, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। तो जितनी भी एक ही कैटेगरी में जो भी लोग फॉल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टैक्स लगाना है, तो अगर हम 20% टैक्स लगा रहे हैं रिच क्लास में, ठीक है? तो उतना ज़्यादा जितना अमाउंट हम उनसे ले रहे हैं बाय टैक्स, उतना हम मिडिल क्लास से नहीं लेंगे, ठीक है? मिडिल क्लास से नहीं लेंगे, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स दिस सेकेंड वाली कैटेगरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो देन ये हो गया। सो द फॉर्मर दैट इज द ब्रिटिश इज नेगेटिव एंड द लैटर दैट इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट विच इट इज पॉजिटिव। एंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, वेर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। ये समझ में आ रहा है? वो बोल रहे हैं कि इक्वल्स और अनइक्वल्स को अगर अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है तो आर्टिकल 14 वहाँ अप्लाई नहीं होगा। मतलब
आर्टिकल 14 क्या करता है ना, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हर किसी पे इक्वल ही ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर हम किसी की सिचुएशन के हिसाब से उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो सही है, वो जस्टिफाइड है। ओके, एंड आर्टिकल 14 की वजह से उस डिसीजन को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन अगेन कल के वीडियो में ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस। अब हम किसी को ज़बरदस्ती क्यों नहीं बोल सकते नेशनल एंथम गाने के लिए? सबसे पहला रीज़न ना इसके थर्ड ऑप्शन में है। ऑफ कोर्स आप तीनों ऑप्शन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बट आई टेल यू कि आप इस ऑप्शन तक जब पहुंचेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। देर इज़ नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनी वन टू सिंग द नेशनल एंथम। अब यू मस्ट नो दिस, ठीक है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड आई एम श्योर इतना बेसिक नॉलेज तो वी ऑल हैव बिकॉज वी नो कि इंग्लिश आई एम सेइंग, स्कूल में भी अगर हम नेशनल एंथम में सिर्फ खड़े हैं एंड गा नहीं रहे हैं तो कोई ज़बरदस्ती ये नहीं बोलता है कि नहीं यू हैव टू सिंग, यू हैव टू सिंग, यू जस्ट कांट कीप स्टैंडिंग, राइट? ऐसा नहीं होता है ना, कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी बन जाएगा कि हाँ कोई लीगल प्रोविजन तो नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, अब क्योंकि कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब इसके लिए तो कुछ लीगैलिटी वाली चीज़ नहीं है ना। लेकिन अगर हमने ज़बरदस्ती की तो ये राइट ज़रूर हार्म हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि कोई भी इंसान जो मर्जी चाहे वो अपनी स्पीच उस तरह से फिगर आउट या फिर यूज़ कर सकता है। ये फ्रीडम हम उससे छीन रहे हैं अगर हम उसको ज़बरदस्ती गाने बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, इट विल बी वायलेटिव ऑफ द राइट टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। सो ऑफ कोर्स नाउ सी, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, इस चीज़ के लिए कई लोग क्या यूज़ करते हैं, कोई भी हिम्स वगैरह यूज़ करते हैं। एंड मेनी पीपल ऑफ सर्टेन रिलीजन दे फॉलो कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को सिर्फ उनके रिलीजन के हिम्स एंड ऑल इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो उनका ये राइट भी हार्म होगा अगर हमने ज़बरदस्ती की ये गाने के लिए। एंड देन वी ऑल्सो हैव, इसको और बेटर एक्सप्लेनेशन ये है कि वी हैव माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशंस, राइट, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वेट आई राइट हियर ताकि आप लोगों को याद रहे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ, एंड वाओ व्हाट हैंड राइटिंग, आई एम सो सॉरी, माइनॉरिटीज़, है ना। तो इन ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे दे हैव दैट फ्रीडम, यहाँ पे इनफैक्ट अदर प्लेसेस ऑल्सो दे हैव द फ्रीडम कि वो अपने रिलीजन से रिलेटेड हिम्स प्रैक्टिस करवाएं स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, है ना। एंड नेशनल एंथम ज़रूरी नहीं है कि करवाया ही जाए। ठीक है, तो अगर हमने ये कंपलसरी कर दिया तो ये राइट भी हार्म होगा। क्लियर? और ये थर्ड वाला तो हमने देख ही लिया कि ये सही है। तो इससे हमारा आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3। चलो, okay, a little about our courses. So I'll take you to our website itself. See, this is our website, and this doesn't work with the pen, without the pen, and very nice, it is not working as silly. Okay, finally it is working. So see, this is our website, and यहाँ पे आप scroll down करोगे तो you'll get our courses. Now I'll share little details about our courses. See, our best program is this one, prelims customized mentorship program. तो why is this best? See, because इसमें when we are saying customized mentorship, no, we mean it. Now how do we do this? See, we form a group जिसमें student होता है और mentor होता है, that's all, no other student, no other members. Okay, इससे हम क्या इंश्योर करते हैं कि वो स्टूडेंट की जो भी पर्सनलाइज्ड अप्रोच चल रही है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम सिर्फ उसी से स्टिक करें, देयर इज़ नो अदर कचरा इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, वरना काफ़ी ग्रुप्स यू मस्ट हैव सीन जो भी मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप में, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी रहती है जो हमारे यूज़ की नहीं है, एंड दैट लीड्स टू ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। अलॉन्ग विद दैट, आप अपनी पर्सनल चीज़ें या फिर ट्रैकिंग उसमें अच्छे से नहीं कर पाते हो बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन इन दैट ग्रुप, बट वी हैव सॉल्व दैट फॉर यू बाय फॉर्मिंग दिस कोर्स, दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें यू गेट अ डेडिकेटेड मेंटोर, उसके साथ साथ यू गेट अ डिटेल्ड प्लानर, जैसे यू कैन सी यहाँ पे जनवरी प्लानर, सी
तो ये प्लानर है, इसका ट्रायल अवेलेबल है, यू कैन सी। और अगर आपको और डिटेल में इसको देखना है तो आई हैव ऑल्सो अपलोडेड अ वीडियो यूट्यूब में विच इज़ फ्रीली अवेलेबल। यू कैन गो टू यूपीएससी मेंटोरशिप वाला प्लेलिस्ट इन आवर चैनल एंड आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यू गेट अ प्लानर अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल। उसके साथ साथ यू गेट करंट अफेयर्स ऑफ 2.5 ईयर्स, बिकॉज सी यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से 1 साल का करंट अफेयर्स इज़ नॉट इनफ। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ये 2.5 साल का होगा लेकिन आपको पढ़ने में ये 1 साल जितना ही लगेगा, बिकॉज वी विल बी फ्रेमिंग करंट अफेयर्स इन सच अ मैनर टू द पॉइंट एंड प्रिलिम स्पेसिफिक। ओके, अदर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या मेंटोरशिप प्रोग्राम्स हैं वो करंट अफेयर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो प्रीलिम स्पेसिफिक बस नहीं है, वो मेंस लाइक इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है अभी, है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सो इस तरह से हम 2.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स भी सिर्फ 1 साल जैसा ही फील कराएंगे आपको। ओके, इसके अलावा देयर इज़ अ लॉट मोर इन दिस प्रोग्राम, जैसे कि लूसेंट के लेक्चर्स होने वाले हैं फ्रॉम फेब्रवरी, ठीक है। और देयर वुड बी सी सैट गाइडेंस, ऑल राइट, एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू नीड फॉर योर प्रीलिम्स 2025। ओके, तो प्लीज़ गिव इट अ लुक, गिव इट अ थॉट, एंड कोई भी क्वेरी है तो हमें आप मैसेज कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, या सी वेबसाइट के आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो आप या तो टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर दो, डीएम कर दो, या फिर व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हो। ओके, चलिए अब लौटते हैं हमारे लेक्चर पे, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे बाकी लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स हम सेइंग कोर्सेज हैं, वो है एक है प्रीलिम्स प्रोग्राम विदाउट मेंटोरशिप। तो इसमें मेंटोरशिप के अलावा बाकी सारी चीज़ें होंगी। एंड व्हाई नॉट मेंटोरशिप, बिकॉज इस प्रोग्राम में ये जो कस्टमाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसमें सिर्फ 200 सीट्स हैं। और ये क्यों, बिकॉज हम अपनी क्वालिटी नहीं गिराना चाहते हैं, ठीक है। हम हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके, इन लिटरल सेंस, ठीक है। देन देर इज़ ओनली करंट अफेयर्स एंड PYQs प्रोग्राम, अगर आपको मेंटोरशिप की नीड नहीं है। देन अगर इन तीनों की नीड नहीं है तो सिर्फ करंट अफेयर्स प्रोग्राम, बिकॉज आई एम श्योर ये तो हर अटेम्प्ट में हर एक एस्पिरेंट का हेडेक होता है करंट अफेयर्स, है ना। तो आपको पूरा 2.5 ईयर्स का मिलेगा करंट अफेयर्स इसमें, एंड आई अश्योर यू, यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स, इनफैक्ट एनी ऑफ दिस कोर्सेज, ठीक है। So just lay your trust and be assured of your success. चलिए, चलो, question number 4. A British citizen staying in India cannot claim the right to. Okay, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन उस पार्ट से आया है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के पास बस हैं, ठीक है, और कौन से इंडियन प्लस फॉरेनर के पास भी हैं, ठीक है। चलो, तो लेट्स सी पहले वो चीज़ें, ठीक है, कि कौन से राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। सो सी, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स आर 15, 16, 19, 29 एंड 30। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो बढ़िया से बताती हूँ। 15, 16 याद कर लो, कंटिन्यूएशन वाले, ठीक है, और 29, 30 याद कर लो, कंटिन्यूएशन वाले, ठीक है, और बचा सिर्फ एक 19। तो 19 क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, एज वी ऑल नो, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, विच इज़ सबसे पहली लाइक लिबर्टी अगर किसी को चाहिए तो दे वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये पांचों याद रख सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। ऐसे ही आई कीप टेलिंग, जो भी वेज आई हैव यूज्ड ना टू रिमेंबर वेरियस थिंग्स, आई कीप टेलिंग ऑल ऑफ दिस। और हमारे प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ है। चलो, देन आर्टिकल 19(1)(g), अब 19 अवेलेबल नहीं है ना फॉरेनर्स को, तो देखो इसी का पार्ट क्या है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये वाओ प्रोफेशन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, प्रोफेशन और बिजनेस, ठीक है, इसी का पार्ट है ये राइट भी। तो ये भी ऑफ कोर्स फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। लेट्स सी, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन नाउ। इसको कौन सा राइट अवेलेबल नहीं होगा, चलो देखते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, हाँ ये तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन हमें इस ऑप्शन को पढ़ के मार्क नहीं कर देना सीधा, हमें बाकी ऑप्शंस पढ़ने हैं। आई कीप टेलिंग इन एवरी लेक्चर कि बाकी ऑप्शंस को पढ़ना है, बिना उन्हें पढ़े आंसर मार्क नहीं करना है, नो मैटर हाउ श्योर यू आर अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो,
सो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है ये तो दोनों का अवेलेबल होता है ना, ये उन 5 आर्टिकल में नहीं आता। फिर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, ये भी नहीं आता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 28, 25 टू 28 ऑफ कोर्स। तो ये भी सबको अवेलेबल है ना। तो एक ही है यहाँ पे इन चारों में जो कि फॉरेनर्स को नहीं अवेलेबल है, एंड दैट इज दिस वन। Proceeding to our last question, which one of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? चलो सीधा बुक से देखते हैं, बुक में देखते हैं पहले। ये रहा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड that this article is the very soul of the constitution and very heart of it. So we have our answer as this one. Direct question from the book, as most of the questions of fundamental rights, in fact polity. ठीक है, so that's all for today. Please do visit our website and our courses. This is going to be a game changer for your prelims 2025, and I'm assuring you of this. And yes, we are not going to be like any other coaching institute or any other those coaching institutes which have of course affordable programs, but they are also destroying their quality, right? And I have been there, I'm telling you again and again. I myself have been there जिसने ऐसा वो उनका कोर्स लिया जो कि अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, एंड दे हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स मेंस बहुत बार। आई अग्री, लेकिन क्वालिटी आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हो तो आप स्टूडेंट के टाइम और एनर्जी से खिलवाड़ कर रहे हो, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू। ठीक है, सो I can just tell you, rest is yours decision. So, all right. Thank you for your presence and have a lovely day.